Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and this lecture is on vector algebra, and this is the last topic of vector algebra, Gauss divergence theorem. ठीक है, तो स्टोक थ्योरम अपन ने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी. अभी अपन पढ़ रहे हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, जैसे देखो ग्रीन थ्योरम और अपनी जो स्टोक थ्योरम है वो क्या करती है, लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच के कनेक्शन को बताती है. ऐसे ही जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये सरफेस इंटीग्रेशन को किससे कनेक्ट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से. किससे कनेक्ट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से. सरफेस इंटीग्रेशन को किससे कनेक्ट करती है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन से. ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, कोई भी वेक्टर फील्ड, जैसे मैं एफ वेक्टर मान लेता हूं, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ओवर ए क्लोज्ड, ध्यान रखना वहां पे क्लोज्ड कर्व था. स्टोक थ्योरम में लाइन इंटीग्रेशन था किसके लिए, क्लोज्ड कर्व के लिए. यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन है किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए. क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, किसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड. कौन सा वेक्टर फील्ड, जिसका आप सरफेस इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, ओवर द वॉल्यूम V enclosed by सरफेस S. क्योंकि जो भी क्लोज्ड सरफेस है वो हमेशा कोई ना कोई जो है वॉल्यूम को एनक्लोज करेगी, कोई ना कोई वॉल्यूम को बनाएगी. वहां पे क्या था, सरफेस थी, यहाँ पे एनक्लोज बाई क्लोज्ड कर्व, यहाँ पे वॉल्यूम है बाई क्लोज्ड सरफेस. तो जो भी क्लोज सरफेस होंगी वो हमेशा कोई ना कोई वॉल्यूम को क्या है, घेरेंगी, वॉल्यूम कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो बनाएंगे. तो यहाँ पे अब अपन मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ उसका, सरफेस इंटीग्रल ठीक है. ये एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर है डीएस का ही, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना. हाँ, कैसा है देखो, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस है, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के. किसके, वॉल्यूम इंटीग्रेशन. किसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस का. और डाइवर्जेंस किसका, इस फील्ड का, इनटू डीवी. यहाँ पे डीवी भी लिख सकते हो, डीटो भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, डीटो. तो कुछ रेफरेंस बुक में डीटो को अपन वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं. ऐसा क्यों लेते हैं, कि जब अपन क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, तो डीवी पोटेंशियल चेंज को डिनोट कर देते हैं. तो उस केस में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए डीटो यूज़ किया जाता है वॉल्यूम एलिमेंट के लिए. तो ये अपना क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए. तो ध्यान रखना इस बार सरफेस क्लोज है और ये वॉल्यूम है, यहाँ पे क्लोज का साइन मत बना देना. क्लियर है, चलो ठीक है. तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें चेक करेंगे कि भैया गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लग रही है क्या, और ऑब्वियसली लगेगी ही. तो अपन ये देखेंगे कि कितना प्रॉब्लम को ये कन्वीनियंट बना देता है. क्लियर है, जैसे अपना स्टोक थ्योरम बना देता है वैसे ये भी जो है प्रॉब्लम को कन्वीनियंट बना देगा. तो मैं ये मिटा लेता हूँ और अपन चेक करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं. check the Gauss divergence theorem
for a vector equals to y square I cap plus 2xy plus z square y cap plus 2yz k कैप, ये आपको फील्ड दे दिया, सरफेस भी देगा। सरफेस क्या दिया है? ओवर द यूनिट क्यूब, क्लोज सरफेस देगा ना, ओवर द यूनिट क्यूब, मतलब उसकी हर एक साइड कितनी लेंथ की है? 1, यूनिट का मतलब हो गया 1, यूनिट क्यूब एज शोन इन फिगर। तो भैया ये बना लेते हैं हम, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है भाई, तो आपका क्यूब है, तो क्यूब के लिए कितनी सरफेस होती हैं? 6 सरफेस होती है ना भाई। देखो एक तो ये बॉटम, टॉप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद साइड वॉल, अरे जैसे ये रहा, इसका टॉप है नहीं, तो बॉटम को मैंने ग्रीन कर दिया है और टॉप को मैंने ग्रीन कर दिया। ये दो साइड वॉल्स हैं, इनको मैं रेड बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि ओवरलैप कैसे कर रहा है, तो भाई ये डायग्राम बोर्ड पे है, 2D में 3D बनाऊंगा तो ओवरलैप लगेगा आपको, है ना। हाँ, अब क्या बचता है आपका? अब क्या बचता है? बैक और फ्रंट। तो देखो, अब ये जो है ये बैक है, ये फ्रंट है, तो मैं आधे को जो है बैक में इस तरीके से शो कर देता हूँ, ठीक है, और फ्रंट में इस तरीके से बना लेता हूँ। आप इससे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो, 6 फेसेस, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं ये रख देता हूँ। देखो, तो आपको जो है सरफेस दे दी, यूनिट क्यूब है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, वर्टेक्स कितने होंगे? क्यूब है, क्यूब है तो वर्टेक्स 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहो तो जैसे मैं ये ओरिजिन इसको ओ बना देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया, ठीक है। आपके 8 वर्टेक्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इनके इजीली मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो, जो ओ है वो ओरिजिन है, 0 0 0 है। जो सी है ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई और जेड 0 हो जाएंगे, 1 0 0। ये जो बी है ये एक्स और वाई दोनों में है, इसके लिए जेड 0 है और एक्स और वाई 1 1 है। जो ए पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, तो इसके लिए एक्स और जेड 0 है और ए कितना है 1, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 1 0। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताना, बेहिचक होके बताना। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर एक शॉर्ट वीडियो जो है बना दूंगा कि इसका किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालना है। जैसे अगर मैं जी की बात करूँ तो ये कैसे, ऐसे है, ये ऐसे रखा हुआ है, जी वाला ये वाला पॉइंट है, और ओरिजिन कौन सा है? ये बैक वाला ये वाला पॉइंट। तो मैं क्या चला, एक्स पे 1 चला, वाई पे 1 चला और जेड पे 1 चला। तो जो जी है, जी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कि ये किस तरीके से जो है फिगर क्या बताना चाह रहा है, उसकी बात हो गई। अब वापस से अपन सवाल पे आ जाते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले अपन सरफेस इंटीग्रल अगर अपन करते हैं इसका, तो 6 सरफेस हैं, तो आपको कितनी बार सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? 6 टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो इजी है, ये बात तो आपको यहीं से समझ में आ गई है। अब अपने को तो करना चेक, चेक करना है, तो मैं पहले सरफेस इंटीग्रेशन करता हूँ और उसके बाद अपन सारे सरफेस इंटीग्रेशन को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद अपन राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं
और एग्जाम में आपका ऐसा सवाल आ जाता है, तो सवाल कैसे आएगा, यही आएगा, फाइंड आउट द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ गिवन वेक्टर फील्ड फॉर द गिवन फिगर। तो उस केस में आपको नहीं देगा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम चेक करो। अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन निकालोगे तो 6 इंटीग्रेशन सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये थ्योरम याद है तो आप तुरंत इसका यूज करके एक इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम को सोल्व कर दोगे। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो अपन करते हैं, देखो भैया, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और वो भी कैसा, क्लोज्ड सरफेस। तो किसके बराबर होगा, 6 इंटीग्रेशन के बराबर होगा। कौन सी सरफेस, बॉटम। तो बॉटम क्या है, ओ ए बी सी मान लेता हूं मैं, ओ ए बी सी प्लस ए वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर। अब ध्यान रखना इस सरफेस की वजह से कुछ चेंज होंगी इनके अंदर, वो क्या होंगी मैं बताता जाऊंगा। जैसे लास्ट जो अपना स्टोक्स थ्योरम था तो उसमें कर रहे थे ना अपन, x 0 हो रहा था, किसी में y 0 हो रहा था, किसी में z 0 हो रहा था, वो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टॉप, ये बॉटम के लिए हो गया, ये टॉप के लिए लिख देता हूँ। तो टॉप के लिए क्या लिखूंगा, जी एफ ई डी, ठीक है, प्लस, हाँ ध्यान नहीं भटकाना है ना। साइड वॉल्स की बात कर लेता हूँ, जैसे मैं साइड वॉल की बात कर लेता हूँ, ए बी जी एफ, ठीक है ना, ये जी और एफ गलत जगह लिख लिया मैंने, दोनों साथ ज़्यादा ही आ रहे हैं, ए बी जी एफ। तो ये साइड वॉल है बेसिकली। तो ए वेक्टर डॉट, इसको मैं डी एस थ्री वेक्टर, मतलब मैं इसको थर्ड सरफेस लिख रहा हूँ, इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसको सेकंड लिख रहा हूँ, इस वाली वॉल को मैं फोर्थ सरफेस ले लेता हूँ। ये भी साइड वॉल ही है, कौन सी है, ओ सी डी ई, ये भी साइड वॉल है आपकी, आपको सिर्फ याद रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसको मैं फोर्थ सरफेस मान लेता हूँ, फोर्थ। अब जो फ्रंट है, फ्रंट को मैं फिफ्थ मान लेता हूँ और बैक को सिक्स्थ सरफेस मान लेता हूँ। तो फ्रंट के लिए लिखता हूँ मैं, तो फ्रंट में क्या आएगा, सी बी जी डी, बोलो सही है, या फिर ऐसे ले लो बी सी डी जी, है ना, बी सी डी जी, ये क्या है आपका फ्रंट है। ए वेक्टर डॉट डी एस फाइव वेक्टर, इन पे क्लोज मत लगा ना, ये क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस का मतलब देखो, 6 के 6 मिलके क्लोज बन गई, 6 का 6 बन के बंद डब्बा बनता है ना। क्लोज सरफेस एक कब बन रहा है, 6 के 6 सरफेस को मिला के। अगर मैं सिर्फ साइड वॉल की बात करता हूँ सिर्फ, तो ये क्लोज नहीं है, तो इन पे मत लगा लेना क्लोज। ये 6 के 6 मिलके कंबाइंडली एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं, पूरा एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इन पे क्लोज मत लगा लेना। तो ए वेक्टर डॉट डी एस सिक्स वेक्टर, और क्या है ये, बैक, देखो बैक क्या आएगा, ए एफ ई ओ, या फिर ओ ए एफ ई लिख लेते हो, देखो ये वाला, ये ठीक है, ये बैक, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अपन वन बाय वन जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैं उधर चलता हूँ। देखो सबसे पहले को सोल्व कर लेते हैं अपन। क्या है, ओ ए बी सी, ए वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर। तो देखो जो ओ ए बी सी है, ये आपका बॉटम है, ओ ए बी सी बॉटम, मतलब ये वाला प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो इसके लिए जेड फिक्स है, बोलो है या नहीं है, जेड फिक्स है। इसका मतलब वापस जाओ अपने कोऑर्डिनेट जो सिस्टम समझाए थे, जेड फिक्स है मतलब जेड प्लेन, तो जेड प्लेन के लिए आप डी एस क्या लिखते हो, डी एक्स डी वाई। अरे ये दोनों ही तो बदलेंगे, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो डायरेक्शन दो हो सकती है, या तो आप परपेंडिकुलर ऊपर ले लो या परपेंडिकुलर नीचे ले लो। तो यहाँ पे आप कौन सी लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे 6 सरफेस हैं, तो अगर आप ऊपर ले रहे हो, किसके लिए, बॉटम के लिए आप परपेंडिकुलर ऊपर ले रहे हो, मतलब के कैप ले रहे हो, तो फिर इसका मतलब आप क्यूब के अंदर की तरफ ले रहे हो। कैसे ले रहे हो, क्यूब के अंदर। तो बाकी जितनी भी सरफेस को सोल्व करोगे उनमें सब में अंदर ही लोगे। जैसे ये जो साइड वॉल है, ये वाली, इधर वाली, ये
इसके लिए किधर लोगे, मेरी तरफ, ये जो वाली साइड बोले इसके लिए उस तरफ, तो टॉप है, टॉप के लिए नीचे की तरफ लोगे। तो अगर आप एक सरफेस के लिए जो डायरेक्शन अंदर की तरफ ले लेते हो, क्यूब के अंदर की तरफ, तो बाकी सब के लिए भी अंदर की तरफ ही लेना है, और अगर एक के लिए बाहर ले लेते हो तो बाकी सब के लिए भी बाहर ही लेना है। ठीक है, मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इस सरफेस के लिए बाहर इस तरफ तो या तो ऊपर हो सकता है, अरे ये प्लेन है ये OABC, ठीक है बॉटम, अब ये तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, तो ऊपर तो क्यूब के अंदर, अरे यहाँ से क्यूब बॉटम है तो अंदर है, तो मैं बाहर लूँगा तो नीचे, नीचे का मतलब -k, तो डायरेक्शन क्या लगा लूँ मैं, -k। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये तो डायरेक्शन का हो गया, सिर्फ x और y बदल रहे हैं, z नहीं बदल रहा है, z फिक्स है, और कितना है 0, बॉटम के लिए z 0 है, z 0 भी है इसके लिए, तो ये रहा भैया आपका a वेक्टर, इसके अंदर z 0 रख के उसके बाद आप जो है वहां पे रख दो। तो देखो दूसरी चीज देखो, डॉट प्रोडक्ट होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो देखो आप कहो तो ये k कैप वाला कंपोनेंट है, तो क्या आई कैप वाला वहां लिखने से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई डॉट के 0 हो जाएगा। ऐसी वाई कैप वाला लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, वाई डॉट के भी 0 हो जाएगा, है ना, वाई कैप, या फिर इसको जे कैप लिख लेता हूँ मैं, है ना, वाई कैप भी आ जाता है कई बार, जे कैप, तो जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखने की जरूरत है, लेकिन इसमें भी जेड 0 है, इसमें भी जेड 0 है, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या आ गई भैया, 0.k कैप आ गया, तो ये तो वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, कोई मतलब ही नहीं है सोल्व करने का। आया नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, पूरा ए वेक्टर आएगा वहाँ, ए वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, लेकिन ds1 की डायरेक्शन k कैप है, तो इन दोनों के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ क्या आना चाहिए था, 2iz k कैप, और फिर इसका कैप 1 बना लेंगे, लेकिन z भी तो 0 है इस सरफेस के लिए, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन तो हो गया 0, तो इसको मैं कह देता हूँ क्या, इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लिख देता हूँ मैं इक्वेशन सेकेंड। अब मैं नेक्स्ट सरफेस की बात करता हूँ, टॉप के लिए GFED के बारे में, GFED, ए वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, ठीक है, हाँ, तो GFED क्या है, टॉप है, टॉप में भी देखो ये वाला प्लेन यहाँ यहाँ, तो क्या जेड बदल रहा है क्या, क्योंकि जेड की तो हाइट ऐसे है, ऐसे जेड नहीं बदल रहा, तो इसमें भी जेड फिक्स है, इसका मतलब इसके लिए भी सरफेस एलिमेंट तो क्या होगा, dx dy ही होगा, क्यों, क्योंकि बदल कौन रहा है, सिर्फ x और y बदल रहा है, z नहीं बदल रहा है। फिर आती है बात डायरेक्शन की, अरे भैया एन कैप डॉट डी एस, एन कैप क्या है, ds के डायरेक्शन को बताता है, अब या तो आप ऊपर ले सकते हो या नीचे ले सकते हो, परपेंडिकुलर, दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो कौन सा लोगे, ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे वाले के लिए नीचे लिया था, मतलब मैंने क्यूब से बाहर की तरफ लिया था, तो मैं इसके लिए भी बाहर की तरफ लूंगा, तो कितना आएगा ये, के कैप डॉट, ए वेक्टर की वैल्यू देखो ये रहा, इसके लिए भी देखो जेड फिक्स है, कितना है फिक्स, अच्छा पहले तो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, तो देखो आई कैप का कंपोनेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जे कैप का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ के कैप का लिखने की ज़रूरत है, 2iz के कैप डॉट के कैप। अब देखो z कितना है इस वाले प्लेन के लिए, z इक्वल टू 1 है, अरे सारी हाइट इसकी कितनी है, 1 है सारी साइड्स, तो z इक्वल टू 1 फिक्स है इसके लिए, इसका मतलब यहाँ पे z इक्वल टू 1 आप फिक्स कर दोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, dx dy, इसको आप सोल्व करोगे तो देखो dx और dy की दोनों की लिमिट लगाते हैं, तो जो टॉप है इसमें x और y दोनों बदल रहे हैं, तो मैं इस टॉप को आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, अरे इस टॉप को आप ऊपर से देखोगे तो स्क्वायर ही तो लगेगा, तो स्क्वायर ही तो बनेगा ये टॉप है ना, ये ऐसे, इसको मैं ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा लिया, तो ये एक्सिस कौन सी है, z एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस, तो ऐसे ही बनाओगे एक, तो y की लिमिट 0 से लेके 1, सॉरी z की लिमिट, ये z एक्सिस है, तो z 0 से कहाँ तक जा रहा है, z इक्वल टू 1 तक जा रहा है, ऐसे y 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो दोनों की ही लिमिट कितनी है,
सॉरी एम स्ट्रीम सॉरी, जेड एक्सेस थोड़ी होगा, ये क्या है, डी ई एफ जी है, इसका मतलब ये एक्सेस ये है, तो ये वाली एक्सेस इसकी एक्स थी और ये वाली वाई थी। जब इसको आप ऐसे करोगे तो ये जेड नहीं भाई, एक्स होगा ना, एक्स 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 इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 तक। इंटीग्रेशन में देखो डी एक्स डी वाई, अरे दोबारा देखो, ऐसे था, ऐसे समझो, ऐसे है ना, ये वाली डायरेक्शन क्या है वाई, और ये जो बाहर की तरफ ऐसे यार ये एक्स है, तो मैं ये जो टॉप है, टॉप को आपको सामने से दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे देखोगे तो ये तो वाई है, ये तो, और ये एक्स ही तो है, ठीक है, तो लिमिट हो गई। बाकी सभी की लिमिट क्योंकि स्क्वायर है, सारे स्क्वायर बनेंगे, सभी की लिमिट 0 से 1 0 से 1 आएंगी, तो अपन बार बार नहीं करेंगे, एक बार अपन ने कर लिया है 2, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, और डी एक्स का करोगे तो एक्स, एक्स की लिमिट भी 0 से 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1। क्लियर है, ठीक है। अब अपन आगे करते हैं साइड वॉल्स के लिए, कौन सी वॉल है, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, ए वेक्टर डॉट डी एस 3 वेक्टर, तो ये साइड वॉल है, ये इसमें देखो, इसके अंदर y बदल रहा है क्या, y नहीं बदल रहा, y फिक्स है, बदल कौन रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो z बदल रहा है, और बाहर आ रहे हैं, ऐसे है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में तो x बदल रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में z बदल रहा है, तो दो चीज़ें बदल रही हैं, कौन कौन, dx और dz। डायरेक्शन कैसे लोगे, ये वॉल ऐसे है, परपेंडिकुलर या तो उस तरफ या मेरी तरफ क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने इन दोनों के लिए बाहर की तरफ लिया है, क्यूब से बाहर की तरफ, तो इसके लिए भी क्यूब से बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, जे कैप, बोलो क्लियर है, ठीक है। ये रहा ये वेक्टर, तो क्या आई कैप और के कैप कंपोनेंट लिखने की कोई ज़रूरत है, नहीं, क्यों, कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ जाएगा, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लिखना है, ये वाला, तो कितना आ जाएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर और जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, कि ये जो सरफेस है इसके लिए y की वैल्यू फिक्स है, कितनी, 1, अरे यहाँ पे जो वॉल है इसके लिए y की वैल्यू फिक्स है, किस सरफेस के लिए, ए बी जी एफ के लिए, तो y की वैल्यू कितनी है, 1 फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी जेड, और दोनों की लिमिट 0 से 1 0 से 1। सोल्व करोगे तो देखो 2x को सोल्व करोगे तो 2x का एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z, इसकी लिमिट भी 0 से 1, इसकी लिमिट भी 0 से 1, प्लस जेड स्क्वायर का करोगे तो जेड क्यूब अपॉन 3, किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, लिमिट 0 से 1, और एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई पावर नहीं, एक्स की पावर 0 मान सकते हो, तो लिमिट 0 से 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 इंटू 1, लोअर लिमिट दोनों के लिए 0, प्लस जेड क्यूब तो 1/3, और एक्स के लिए लिमिट लगाओगे तो 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3। तो देखो इन सब की वैल्यू मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, इसके लिए वैल्यू कितनी आई 0, इसके लिए वैल्यू कितनी आई 1, इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 4/3। आप 1 मिनट वेट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो अपन 3 इंटीग्रेशन सोल्व कर चुके हैं, अब अपने को बचे हुए 3 भी करने हैं, बचे हुए 3 करने हैं, तो मैं इनको मिटा लेता हूँ एक बार, ठीक है, और इंक भी जो है लोड कर लेता हूँ काफ़ी जो है। तो देखो काफ़ी मेहनत का काम है इसके अंदर, अगर आप 6 सरफेस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हो तो कितना टाइम लग रहा है अपने को, अभी 3 ही हुए हैं और 3 बचे हुए हैं, लेकिन अगर अपन जब गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यही क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा अपना।
दैट्स वाई वी आर रेटिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैं ये मिटा लेता हूँ क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पे डिनोट कर ली है, तो ये मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अपन किसकी बात करते हैं, इस वाली बात की बात करते हैं, OCDE वाली वॉल की बात करते हैं। तो इसमें भी देखो ये वॉल ऐसे है, तो बदल कौन नहीं रहा, y नहीं बदल रहा। इसका मतलब सरफेस एलिमेंट क्या है, y फिक्स है, y फिक्स है, इसका मतलब dx dz। डायरेक्शन ऐसे, तो या तो बाहर इस तरफ परपेंडिकुलर होगा या उस तरफ होगा। उस तरफ तो क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि क्यूब के अंदर की तरफ हो जाएगा। बाकी सभी के लिए मैं क्यूब बाहर की तरफ ले रहा हूँ, तो इसके लिए भी बाहर की तरफ लूंगा। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये, माइनस जे कैप। ध्यान रखना डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मान लो एक रेस हो रही है ना, और उसके अंदर एक जो रेसर है वो बहुत तेज भागता है, और तेज भागता है, सबसे तेज भागता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन गलत थी। तो डायरेक्शंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। एक प्लस माइनस आपके सवाल को गलत कर सकता है। और नेट के अंदर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स भाई ज़मीन आसमान का अंतर जो है ला सकते हैं। और फिर सुनो, गलत होने के बाद नेगेटिव मार्किंग भी है ना, 1/4। तो सिर्फ 5 गलत हुए वो ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग के भी कटेंगे। तो थोड़ा ध्यान ही रखना है आपको। 1.25 मार्क्स 6.25 पे जाके पड़ता है क्वेश्चन। तो ठीक है, अब ए वेक्टर की बात करते हैं। किस सरफेस की बात कर रहे हैं अपन, OCDE। तो भैया जे कैप है वहाँ, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखना है मेरे को। तो मैं इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ भैया, 2xy प्लस जेड स्क्वायर जे कैप डॉट। ये डॉट क्यों, एफ वेक्टर डॉट ds, आगे वाला ds है वो। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक चीज़ देखो, इसके लिए y 0 है या नहीं है, अरे ये यहाँ पे ये बोल, तो इसके हर एक पॉइंट के लिए y 0 है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट के लिए y 0 रखना पड़ेगा। तो 0 रखना पड़ेगा, तो कितना बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जे कैप डॉट जे कैप 1, और माइनस तो माइनस मैं आगे ले आता हूँ। ठीक है, dx dz, x की लिमिट 0 से 1, z की लिमिट भी 0 से 1, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो माइनस z का कितना हो जाएगा, z³ लिमिट 0 से 1, और dx का करोगे तो x आ जाएगा वही लिमिट 0 से 1। कितना आ जाएगा, मैं देखो डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये आपको दिक्कत हो तो मुझे बता देना, फिर आप खुद कर लेना, है ना। मैं डायरेक्ट दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो -1/3, क्योंकि माइनस तो था ही, z पे लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, 1/3 - 0 इंटू एक्स पे लगाओगे तो 1 - 0, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1/3। तो ये जो अपना आया ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस की 1/3। अब अपने दो फ्रंट और जो है बैक, ये बैक है, दो वॉल और बच गई हैं। ठीक है, तो फ्रंट के लिए अब अपन बात कर लेते हैं भैया, BCDG, ए वेक्टर डॉट ds5 वेक्टर, ए वेक्टर की जगह एक बार छोड़ देते हैं ds5। देखो बैक फ्रंट जो है, फ्रंट आपको नहीं लग रहा है ये बोर्ड के पैरेलल है, पैरेलल है ना बोर्ड के, इसका मतलब इसमें y चेंज हो रहा है और z चेंज हो रहा है, x फिक्स है, इसका मतलब dy dz जो फिक्स है, उसके अलावा जो बच गए वो एलिमेंट में आते हैं। समझ में नहीं आ रहा, आई बटन पे क्लिक करो, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाएगा, वहाँ पे आपको सरफेस एलिमेंट मैंने लिखना सिखाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करो, फ्रंट है मतलब ओरिजिन तो यहाँ है, ये फ्रंट ये है, तो बाहर की तरफ मतलब प्लस आई कैप। डायरेक्शन हमेशा इनके अलावा आएगी,
आई कैप पता है, माइनस आई कैप भी परपेंडिकुलर है, लेकिन क्यों नहीं ले रहा, माइनस आई कैप अंदर होगा क्यूब के अंदर की तरफ, और मैंने सभी के लिए बाहर की तरफ लिया तो इसके लिए भी बाहर की तरफ लूंगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हो गया। ए वेक्टर देखो, क्या ये दोनों कंपोनेंट लिखने की कोई ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों, जे कैप डॉट आई जीरो हो जाएगा, के डॉट आई भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये लिखना है, तो वाई स्क्वायर आई कैप डॉट। अच्छा, अब बी सी डी जी के लिए फिक्स कौन था, एक्स फिक्स है, कितना 1। अरे ये जो सरफेस है, जैसे ऐसे मान के चलो, ऐसे है ये, ऐसे, और ये सरफेस कहीं यहाँ पे यहाँ, तो इसमें x की वैल्यू फिक्स है 1, लेकिन इसमें कहीं x है ही नहीं, तो रिप्लेसमेंट क्या करोगे, ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। और इंटीग्रेशन में भी देखो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, y की लिमिट 0 से 1 और z की लिमिट भी 0 से 1, तो वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, z नहीं है तो z आ जाएगा, इसकी लिमिट 0 से 1, इसकी लिमिट भी 0 से 1, तो 1/3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अब अपना लास्ट बच गया क्या, बैक और बच गई भाई अपनी, तो बैक और कर लेते हैं। क्या है बैक, ओ ए एफ ई, ओ ए एफ ई, ए वेक्टर डॉट डी एस 6 वेक्टर इक्वल्स टू, देखो भैया डी एस बैक, बैक का मतलब ये फ्रंट, ये वाली बैक, तो इसका नॉर्मल वेक्टर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि मैंने बाहर की तरफ लिए सारे, अंदर की तरफ मतलब माइनस आई कैप, तो ये हो गया डी वाई डी जेड और डायरेक्शन हो गई माइनस आई कैप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि जे डॉट आई भी जीरो, के डॉट आई भी जीरो, सिर्फ ये लिखना है वाई स्क्वायर आई कैप डॉट। अच्छा, इस सरफेस के लिए एक्स जीरो है, क्योंकि ये जो बैक है ये वाला, ये है, ये बिल्कुल बोर्ड पे है, जो फ्रंट था ये बोर्ड के प्लेन के पैरेलल में तो था, लेकिन बाहर था थोड़ा, लेकिन ये तो कहाँ है, बिल्कुल बोर्ड पे ही है, तो इसके लिए एक्स जीरो है, लेकिन एक्स है ही नहीं, तो रिप्लेस क्या करोगे, तो यह क्या आ जाएगा, वही एक्स की लिमिट, सॉरी वाई की लिमिट 0 से 1 और जेड की लिमिट भी 0 से 1। ठीक है, तो y का कितना हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1, और z का z हो जाएगा वही 0 से 1, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1/3, तो इसका भी अपना कितना आ गया 1/3। तो देखो इसका माइनस का 1/3 है, इसका प्लस का 1/3, तो ये तो हो गए कैंसिल, ये 1/3 बच गया, ये 1 बच गया, और ये 4/3 बच गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, 1 प्लस 1/3 प्लस 4/3, तो ये हो गया अपना 3 में एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + 4 एंड 8, टोटल आ गया 8/3, कितना आ गया टोटल, 8/3 आ गया। अब अपन किससे करते हैं इसको, डाइवर्जेंस थ्योरम से करते हैं, किससे करते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम से। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ। काफ़ी मेहनत का काम है ना ये, 6 सरफेस इंटीग्रेशन करना, एग्जाम में चेक करके नहीं देखना होता है, एग्जाम में डायरेक्ट गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करनी होती है। यहाँ तो मेरे को एक क्वेश्चन था तो मैं आपको करके बता रहा था। एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, तो अपने 6 के 6 इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिए हैं, 3 कर लिए थे, 3 यहाँ पे कर लिए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक मिनट देखो, यहाँ ये माइनस था, ये मैं माइनस लगाना भूल गया आगे, तो माइनस का 1/3 ओ ए एफ ई के लिए -1/3, ओहो तो वैल्यू बदल जाएगी थोड़ी, दोबारा देखो भाई ये टोटल, अरे ये माइनस था ना, ये माइनस अपन लगाना यहाँ भूल गए, तो देखो हाँ ये सिली मिस्टेक्स होती हैं भाई कैलकुलेशन की, और ये मेरे से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि मैं काफ़ी हरी में रहता हूँ, आपने कभी देखा होगा मैं चीज़ें बहुत जल्दी एक्सप्लेन करके चलता हूँ, है ना, तो जल्दबाजी में चीज़ें छूट जाती हैं, तो इनका ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये +1/3 की जगह यहाँ पे -1/3, तो ये कितना आएगा आप देखो भाई एक बार, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 3 एलसीएम लोगे तो 3 - 1 + 4, तो 4 और 3 7, 7 - 1 मतलब 6, 6/3 का मतलब 2। ओके, तो देखो अपन ने जब ये पार्ट सोल्व किया
तो टोटल कितना आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। अब अपन इसका राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, वो भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये अपन ने 6 इंटीग्रेशन सोल्व किए हैं, काफ़ी मेहनत की है। और अब अपन देखो जादू देखते हैं थोड़ा सा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो अब मैं ये मिटा लेता हूँ क्योंकि अपने को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तो भैया देखो, सबसे पहले अपने को डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कार्टेशियन में है ये, तो मैं कार्टेशियन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/h1 h2 h3, तीनों ही 1 होते हैं तो 1 आ जाएगा। फिर डेल अपॉन डेल u1, यहाँ पे u1 x होता है, a1 h2 h3, a1 x h2 h3 1 होता है। डेल अपॉन डेल u2 यहाँ पे होता है y कार्टेशियन में। फिर क्या था a2 का मतलब ay, h3 h1 दोनों ही 1 होते हैं। डेल अपॉन डेल u3 कितना होता है, z होता है कार्टेशियन के लिए। फिर a3 का मतलब az, h1 h2 1 होते हैं। तो देखो ये आपका ax है, ये आपका ay है, ये आपका az है। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए कैलकुलेट जो है अपन कर लेते हैं। ax का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0, अरे भाई y है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, 0 प्लस इस टर्म का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x इस टर्म का, क्योंकि 2x y है तो y का 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का 0, तो 2x प्लस 0 प्लस इस पे आओ, किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड के रेस्पेक्ट में, तो कितना बचेगा 2y। तो ये बच गया 2x प्लस 2y, तो मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बच गया x प्लस y। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू आ गई। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको धीरे धीरे लिख के बताया, आप याद कर लोगे तो 5 सेकंड का काम है ये, तो ठीक है, हो गया ये। अब देखो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर dv, डाइवर्जेंस कितना आया 2x प्लस वाई। अच्छा वॉल्यूम एलिमेंट कार्टेशियन है, तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट किस तरीके से लिखते हैं वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। आप यहाँ पे जो लेक्चर देखोगे, वेक्टर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट खोलो, उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट लिखना सिखाया है। कार्टेशियन है तो इसके लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, dx dy dz। ठीक है, लिमिट लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि अपना क्यूब था, क्यूब x भी 0 से 1, y भी 0 से 1, z भी 0 से 1, तो तीनों की लिमिट 0 से 1, 0 से 1 एंड 0 से 1। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ इसको, तो 2 एक साथ कर लूँ या अलग अलग करूँ, चलो अलग अलग कर लेते हैं भैया ना। पहले मैं किसको सोल्व कर लेता हूँ, z को सोल्व कर लेता हूँ। तो x को रहने देता हूँ एक बार, x भी रहने दिया, y भी रहने दिया। z को सोल्व किया तो z नहीं था, तो z आ जाएगा, और लिमिट कितनी लगेगी 0 से लेके 1, बचेंगे क्या dx dy। लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो अभी तक। हाँ x के रिस्पेक्ट में करो, 2 बाहर आ गया, तो x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई, वाई के साथ कितना आ जाएगा x। लिमिट किसकी है, 0 से लेके 1, x की है, और dy एज इट इज। बोलो, अरे भैया 2 तो बाहर आ गया, x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई, इसके साथ x नहीं था तो x आ गया, x की पावर 0 कितना हो जाएगा x। ठीक है, और x की लिमिट लगा दो, तो कितना बच गया 2 बाहर, y की लिमिट है 0 से लेके 1, तो लिमिट लगाओगे तो 1/2 प्लस वाई, लोअर लिमिट के लिए ये भी 0 और ये भी 0, ये dy, तो कितना बच गया 2। ठीक है, 0 से 1, 1/2 प्लस वाई एंड dy, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 का कितना हो जाएगा y/2 प्लस वाई का कितना हो जाएगा y²/2, लिमिट 0 से 1, तो हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, लोअर लिमिट के लिए दोनों 0 हो जाएंगे, 1/2 प्लस 1/2 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, किसकी वैल्यू आई है, डाइवर्जेंस ऑफ ए
डी वी की वैल्यू आई। देखो इसका राइट हैंड सोल्व किया तो कितना आया, 2 ही आया। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को अगर क्या पूछ लेता, सरफेस इंटीग्रेशन पूछ लेता, तो आप अगर डायरेक्ट करते तो अपने को 6 इंटीग्रेशन सोल्व करने पड़े थे और कितना ज़्यादा टाइम लग गया था। और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे सिली मिस्टेक होने के। तो क्या हो गया, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में 6 इंटीग्रेशन सिर्फ किस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। बताओ। लेकिन आपको डाइवर्जेंस निकालना आना चाहिए, मैंने निकालना सिखाया है। बाकी डाइवर्जेंस के जो वीडियो हैं उनसे आप जो है गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी क्या है, ग्रीन थ्योरम खत्म हो गई, कर्ल थ्योरम खत्म हो गई, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम खत्म हो गई। अब देखो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में मैंने आपको बताया था आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का डाइवर्जेंस, कि भैया ये जो है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसलिए जो है जो अपने डिराक भैया थे उनका फॉर्मूला जो है आया। डिराक ने डिराक डेल्टा फंक्शन दिया कि भैया इसका डाइवर्जेंस आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो। तो उसकी वैलिडिटी देखो चेक करते हैं अपन, है ना। तो मान लो इस बार आपको एक फील्ड दे दिया ए वेक्टर इक्वल्स टू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और आपको क्या कह दिया कि भैया आप किसके लिए इंटीग्रेट कर दो, आप एक स्फीयर के लिए कर दो, यूनिट स्फीयर के लिए। यूनिट स्फीयर का मतलब समझ गए, जिसकी रेडियस 1 है। तो देखो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर निकालना है आपको, जहाँ पे एक स्फीयर है, ये आपसे पूछा है। और आप इसको किसके बराबर लिख सकते हो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से, डाइवर्जेंस ऑफ ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर लिख सकते हो। बोलो सही है गलत है, ठीक है भाई सब सही बात है, ठीक है। ए वेक्टर कितना है, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डॉट स्फेयर है, स्फेयर, तो स्फेरिकल सिस्टम आएगा। इसके अंदर वेरिएबल कौन होते हैं, आर थीटा और फाई। क्या होते हैं वेरिएबल, आर थीटा और फाई। तीनों क्या होते हैं, सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अगर स्फीयर के लिए आपको क्या कह रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है, सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर। तो स्फीयर जो आप ज्यूम करो, ये स्फीयर है, ये तब सर्कल लग रहा होगा, लेकिन 3D ज्यूम करो, तो जो सरफेस का हर एक पॉइंट होगा वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। किस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे। अरे रेडियस, रेडियस के बराबर, सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के बराबर होता है, रेडियस के बराबर। इसका मतलब हर एक पॉइंट की पोजीशन के लिए क्या फिक्स हो गया, r इक्वल टू आर फिक्स हो गया। तो जब r फिक्स हो जाता है तो ds की वैल्यू कितनी होगी, r जब फिक्स हो जाता है तो ds वेक्टर की आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और जो फिक्स होता है उसकी डायरेक्शन आती है। ये कैसे लिखते हैं अच्छे से मैंने वहाँ सिखाया हुआ है, फिर भी आपको मैं याद दिलाने के लिए बता देता हूँ। मैंने कहा था कि आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो स्फेरिकल के लिए इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। याद हो तो ये कैसे आया, ये भी मैंने समझाया हुआ है। तो आर फिक्स है तो इसको छोड़ दो, जो बच गए इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई, तो आर 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 स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और डायरेक्शन किसकी लगती है, जो फिक्स होता है। तो यहाँ पे आपको डी एस वैक्टर की वैल्यू पता चल गई, आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब बात करते हैं लिमिट की। तो एक थीटा है एक फाई है, थीटा की लिमिट कितनी होती है, 0 से लेके पाई, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ। और फाई की लिमिट कितनी होती है, 0 से लेके 2 पाई। तो देखो सोल्व कर लोगे भी इजीली, आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन थीटा डी फाई। कहाँ से कहाँ तक, थीटा की लिमिट 0 से पाई तक, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई तक। तो मैं पहले फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो साइन थीटा डी थीटा एज इट इज, इसमें फाई कहीं नहीं है, इसका मतलब डी फाई का इंटीग्रेट करोगे तो फाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके 2 पाई, 0 से पाई, ये लिमिट थीटा की है फाई की है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई, और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई,
2 पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा, कितना, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है 0 से लेके पाई, 2 पाई बाहर, माइनस कोस पाई, चाहे तो ये माइनस आप बाहर लगा लो, ये माइनस, तो अपर लिमिट कोस पाई माइनस लोअर लिमिट कोस 0, तो कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया माइनस का 2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया टोटल 4 पाई, कितना आ गया 4 पाई, कितना आ गया 4 पाई। तो जो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू दे रही है, 4 पाई वैल्यू दे रही है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो मिटाते हैं और अपन देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड क्या वैल्यू देती है। तो सबसे पहले स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, तो 1/H1 H2 H3, तो H1 इनके साथ का कोफिशिएंट होता है 1 है, H2 R है और H3 R साइन थीटा है, तो 1/R² साइन थीटा, डेल अपॉन डेल R AR पहला कंपोनेंट हो गया, A1 H2 H3, तो H2R और H3 R साइन थीटा, तो R² साइन थीटा प्लस डेल अपॉन डेल थीटा A थीटा और H1 H3, तो कितना आ जाएगा, ये मैं मिटा लेता हूँ, R साइन थीटा प्लस डेल अपॉन डेल फाई A फाई H1 H2, तो H1 1 है और H2 R है। अब देखो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फील्ड दिया हुआ है, तो क्या इसके अंदर ए थीटा, थीटा कंपोनेंट है क्या, नहीं है, सिर्फ आर के अलाउंग कंपोनेंट है, क्या फाई कंपोनेंट है क्या, नहीं है, तो ये दोनों टर्म तो 0, तो यहाँ से कितना आ जाता है 1/R² साइन थीटा, ये पार्शियल डेरिवेटिव है आर के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का होगा क्या, नहीं होगा, तो साइन थीटा बाहर आ गया, डेल अपॉन डेल आर। अच्छा ए आर की वैल्यू कितनी है 1/R² इंटू R², तो ये कितना बच गया 1, और 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो 0, तो कितना आ गया आंसर 0। अब अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कितनी वैल्यू लेगा, 0 वैल्यू लेगा। तो देखो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि ये दोनों बराबर आने चाहिए थे, ये कहता है। अब ये तो आ रहा है 4 पाई और ये आ रहा है 0, तो यहाँ पे समस्या हो गई, बोला भैया ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब जाके डिराक डेल्टा आए, डिराक भैया आए, डिराक ने फिर डेल्टा फंक्शन दिया कि भैया देखो प्रॉब्लम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है कि ऐसे फंक्शन जो बाकी सारे पॉइंट पे एक फाइनाइट वैल्यू ले रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो देखो ये R 0 पर कितना चला जाएगा 1/0 इन्फिनिटी, उस केस के अंदर अपन डायरेक्ट इस तरीके से जो आप नहीं कर सकते हो। उस केस के लिए उन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ R² है, ये कितना होगा 4 पाई डेल क्यूब R होगा, कितना होगा 4 पाई डेल क्यूब R होगा। तो जैसे ही आप ये यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे डाइवर्जेंस की, डेल क्यूब R इंटू डी वी, तो ये वैल्यू बन के कितनी हो जाएगी 4 पाई। और ये डिराक डेल्टा फंक्शन में अपन अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे जब अपन डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, जब मैंने आपको बताई थी ये चीज़, जब अपन डाइवर्जेंस पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से लेफ्ट और राइट साइड जो है बराबर नहीं हो रहे थे और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पे सवाल उठ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया है। ऐसे ही किसमें डेल स्क्वायर के लिए भी है, ऐसे इसकी डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होगा, डेल स्क्वायर 1/R² R कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है -4 पाई डेल क्यूब R। ठीक है, तो ये R कैप अपॉन R² के साथ ही प्रॉब्लम है, डेल स्क्वायर की वैल्यू -4 पाई डेल क्यूब R और R कैप अपॉन R² का जो डाइवर्जेंस है वो 4 पाई डेल क्यूब R, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो एक थ्योरम और है जिसको बोलते हैं अपन ग्रेडियंट थ्योरम, है ना, और ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी थ्योरम है। कि अगर कभी भी किसी जो स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट है, जैसे मान लो ये क्या कहती है ग्रेडियंट थ्योरम, कि मान लो कोई स्केलर फंक्शन है और इसके ग्रेडियंट का क्या है लाइन इंटीग्रेशन है, इसके ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रेशन है a से लेके b तक,
तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट ही लिख दो फाई एट बी माइनस फाई एट ए। अगर किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है, तो आप उसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हो यार ये तो बहुत भारी बात है। अरे कुछ भारी बात नहीं है ये। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, मतलब बेसिकली डेल फाई अपॉन डेल आर, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये डी आर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ डी फाई बचेगा। तो डायरेक्ट समझ गए, तो कुछ भारी बात नहीं थी। अगर कभी भी फंक्शन के ग्रेडियंट का अगर लाइन इंटीग्रेशन है तो आप डायरेक्ट उन पॉइंट पे उनकी वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए अपने आज वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा के सारे लेक्चर, ये 12th लेक्चर है, 1 से लेके 12 तक सारे के सारे, चाहे तो आप एक सिटिंग में बैठ के देख दो, पूरी रात बैठ के देखो और इनको ख़त्म करो। जैसे ही ख़त्म करते हो, असाइनमेंट जो मैंने दे रखी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं दोबारा से डाल देता हूँ, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो। आज रात को चाहे सोना मत, लेकिन ख़त्म करना है आपको, ठीक है। वो ख़त्म जब कर लेते हो उसके बाद अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। असाइनमेंट जो है एक बार आप कोशिश कर लो, क्योंकि पहले जब मैंने असाइनमेंट जब दी थी उस टाइम सारे टॉपिक कवर नहीं हुए थे। आज अपनी वेक्टर अलजेब्रा के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, जितने अपने को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप असाइनमेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो तो करो, ठीक है। जो नहीं होंगे वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टे सेफ, टेक केयर।